नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वन इंडिया शो। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, ये नाम ही अपने आप में ऐसा है जिसे लेकर भारत की राजनीति 180 डिग्री घूम गई। एक वक्त में आरोप सरकार के ऊपर लगे, सेबी के ऊपर लगे, माधुरी बुच के ऊपर लगे। अगर थोड़ा आप भूल गए हो तो आपको फिर याद दिला देती हूं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का हवाला देकर ही कांग्रेस ने सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधुरी पुरी बुच पर जो आरोप लगाए थे, उस मामले में लोकपाल ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। और लोकपाल ने कहा है कि बुच के खिलाफ जांच का आदेश देने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। तो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई शिकायतों की जो जांच करती है संस्था लोकपाल, उन्होंने इस पर क्लीन चिट माधुरी बुच को दे दी है। अब मैं आपको इसके आगे डिटेल के पॉइंट्स भी बताऊंगी, लेकिन इसके बाद सवाल यह उठता है कि जिस तरह से खारिज किया गया है उस आधार को ही जिसके तहत माधुरी बुच आरोपों का सामना कर रही थी, और कांग्रेस में कम से कम राहुल गांधी की बीते 1.5 से 2 साल की जो पॉलिटिक्स है, उसमें मुख्य रूप से जो आरोप सरकार पर लगाए गए, उन आरोपों में ये सभी मुद्दे बड़ी प्रमुखता से आ रहे थे। तो क्या कांग्रेस के पास अब वो आधार ही खो गया जिसके साथ वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे थे? तो आज इसको डिकोड करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। बीजेपी से आलोक वत्स जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से सुरेंद्र राजपूत जी भी आ गए हैं, इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शरद कोहली जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और मेरे सहयोगी पंकज मिश्रा भी इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल हैं जो मैं आपके सामने इस वक्त उठाना चाहती हूं, और ये इसी आदेश पर ही आधारित हैं जो फिर एक बार आपको बता रही हूं। ये कहा है लोकपाल ने कि हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि शिकायतों में लगाए गए आरोप अनुमान और मान्यताओं पर आधारित है। इसके अलावा इस मामले में कोई भी वेरीफाइड मटेरियल नहीं मिला है, और इसीलिए माधुरी बुच के खिलाफ की गई सभी शिकायतों को खारिज किया जाता है। तो सबसे पहले अब देखिए, अपने आप में अदालत से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर झटका, और अब लोकपाल द्वारा सेबी चीफ माधुरी बुच को क्लीन चिट देना, क्या यह कांग्रेस पार्टी के लिए सेटबैक है? क्या कांग्रेस सिर्फ सियासी फायदे के लिए देश में अडानी और अंबानी जैसे मुद्दों को हाईलाइट कर रही थी? यह भी एक सवाल बनता है। कांग्रेस को अपने देश के लोग, अदालत और जांच एजेंसी से ज्यादा भरोसा क्या विदेशी हिंडनबर्ग पर है? क्या सेबी चीफ को क्लीन चिट मिलने से सरकार को भी क्लीन चिट मिल जाती है? और क्या अब राहुल गांधी इस मुद्दे को हमेशा के लिए दफन कर देंगे? तो इन्हीं पर बात करने के लिए सभी मेहमान हमारे साथ हैं, और सबसे पहले मैं शरद कोहली जी आपके साथ ही शुरू करूंगी। ये खबर सर सबसे पहले जब आपके सामने आई और आपको मालूम चला कि एक क्लीन चिट मिल गई है, आधार नहीं है, अनुमान निराधार, ये सब लोकपाल की तरफ से कहा गया है, सर आपका पहला थॉट, पहला रिएक्शन क्या था इस खबर पर? नमस्कार मीनाक्षी और वन इंडिया डिजिटल के सभी फॉलोअर्स और व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। देखिए, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई पहली बात तो इन फाइंडिंग से, क्योंकि सेबी के चेयरमैन की एक ऐसी पोस्ट होती है जहां पर बहुत स्ट्रिक्ट मापदंड होते हैं। आपको डिस्क्लोजर्स पूरे करने होते हैं, आपके कहां का किस किस कंपनी में इंटरेस्ट है, कहां से आपकी आय आ रही है, ये सारे सेबी की जो अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है उससे मैं वाकिफ हूं। तो मुझे मालूम था कि अगर ऐसा कुछ होता कि उनके आईसीआईसीआई बैंक में, मॉरिशस में या हिंडनबर्ग से कनेक्ट करके देखा गया, तो वो कभी भी सेबी की इस पोस्ट पर बन नहीं सकती थी, पहली बात। दूसरी बात, हिंडनबर्ग की जहां तक बात है, इनमें 2 शब्द का इस्तेमाल किया गया जो लोकपाल की रूलिंग आई है उसमें, assumptions एंड presumptions, कि आपने केवल मान्यता, हम इसको कोर्ट में जब केस जाता है हम बोलते हैं कंजेक्चर्स एंड सरमाइसेस, कि आप कुछ अज्यूम करके चल रहे हैं, ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ऐसा है तो ऐसा है। जब तक आप उसको किसी एविडेंस से, किसी सबूत से सब्सटैंशिएट नहीं कर पाते हैं, आप किसी अजम्पशन के आधार पर किसी के ऊपर, ऐसे तो कोई भी किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा दे। तो मेरा मानना है कि सेबी ऐसी संस्था है जो कि भारतीय स्टॉक मार्केट्स को, मीनाक्षी, बड़े सुदृढ़ ढंग से चला रही है, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय स्टॉक मार्केट्स इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड स्टॉक मार्केट्स हैं, जितना यहां विदेशियों का $800 बिलियन से भी ज्यादा पैसा लगा हुआ है। आप समझते हैं कि क्या विदेशी संस्थागत निवेशक, जिनको हम एफआईआई और एफपीआई कहते हैं, वो सेबी के पूरी तरह से, सेबी के विश्वास पर वो लोग पैसा लगाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो क्या वो लोग सेबी पर इतना विश्वास नहीं करेंगे इतना बड़ा अमाउंट लगाने से पहले? दूसरी बात। तीसरी बात इसमें यह है कि हिंडनबर्ग का जो कनेक्शन है, तो हिंडनबर्ग तो अपनी दुकान बंद करके जा चुके हैं। जब यूएस में इलेक्शन हुए और रिपब्लिकन जब पावर में आए, वो डेमोक्रेट्स से सपोर्टेड थे, हम सब जानते हैं, डेमोक्रेट्स उनको सपोर्ट करते थे। जैसे ही डेमोक्रेट्स सत्ता से हटे, रिपब्लिकन्स आए, उन्होंने अपनी दुकान बंद करके और वो चले गए कि भैया अब हमारी खैर नहीं है। अब हिंडनबर्ग का लक्ष्य सिर्फ, मीनाक्षी, शॉर्ट सेलिंग के जरिए पैसा कमाना था, दूसरों को बदनाम करके उनके शेयर्स गिरा के। शॉर्ट सेलिंग जो लोग नहीं जानते हैं बता देता हूं, पहले आप शेयर को बेच देते हैं, उसके बाद मुनाफा कमाया
सात लोगों की टीम अमेरिका में कहीं बैठती थी और वो उसी समय स्पष्ट हो गया था कि इनका लक्ष्य क्या है। खामखा एक किसी के खिलाफ नैरेटिव चला के आप मार्केट को गिराइए, मार्केट गिरा के उसमें से पैसा कमाइए, जी। उसका पैसा कमा के आप किस किस को आगे पास ऑन कर रहे हैं। ये तो हिंडनबर्ग की दुकान बंद हो गई। अच्छा, दूसरा, तृणमूल कांग्रेस की कोई नेता है, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो उनको देखिए, एक इंग्लिश में कहावत होती है मीनाक्षी, दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट स्टोन्स थ्रो स्टोन्स एट अदर। अब हिंडनबर्ग की बात आई और वो माननीय जो सांसद है उनकी बात आई। अगर आप, वो लोग पहले खुद, मुझे लगता है उनको अपना साफ चरित्र दिखाना पड़ेगा। आप जब किसी पे इल्जाम लगाते हैं तो आपका स्वयं शुद्ध होना, आपका स्वयं निरारोप होना, आपके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही होनी चाहिए, आपके ऊपर कोई आरोप नहीं होना चाहिए, मैं ये मानता हूं, तब आप दूसरे पर उंगली उठाएंगे। अगर आप किसी पर ऐसे उंगली उठाते हैं तो आपके तथ्यों में फिर दम नहीं रह जाता है। जी। और चलिए, दम रह भी जाता है तो लोकपाल की कसौटी पे उसको परखा गया, उसको देखा गया कि इसमें कोई तथ्य नहीं। आपने कहा कि माधुरीपुरी बुच के हस्बैंड जो धवल बुच हैं, उन्होंने उन्होंने मॉरिशस की किसी कंपनी में इंटरेस्ट था, आईसीआईसीआई बैंक में, तो उन्होंने ये कहा कि हमने तो, जब सेबी की हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी तो हमने ये सब तथ्य रखे थे सामने, हमने कुछ छुपाया नहीं, पूरी पारदर्शिता मेंटेन करी। तो जब उन्होंने पारदर्शिता मेंटेन करी है, देखिए सेबी के रूल्स, आखिरी बात बोल रहा हूं मीनाक्षी, इससे पहले कि आप दूसरे पैनलिस्ट के पास जाएं, कि सेबी के रूल्स कहते हैं जब आप सेबी की पोजीशन पे आते हैं, आपके पास अगर किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती है, आपको उसका डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। ऐसी किसी इन्वेस्टिगेशन में कोई कंपनी है, उसमें आपका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंटरेस्ट है, आपको उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और ये सब डिस्क्लोजर्स रिकॉर्ड पे थे। तो जब डिस्क्लोजर रिकॉर्ड पे थे तो इसमें नई चीज क्या निकाली? जब शिकायतकर्ता ने या तो कोई नई चीज निकाली हो, वो तो खुद ही कह रही है कि मैंने दिया हुआ है। मुझे लगता है एक सीनियर पोस्ट पे बने हुए, उस पे लांछन लगा के, अब उनका कार्यकाल पूरा हो गया था, मुझे लगता है अगर ये लांछन ना लगा होता तो शायद वो आज किसी और पद पे होती, पर क्योंकि मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन था तो दाग तो लग जाता है। जब आप किसी पे इल्जाम लगाएंगे दाग लग जाएगा, उस दाग को जब छूटेगा छूटेगा, इतने दिन बीच में बीत जाते हैं कि दूसरे की छवि आपके दिमाग में बस जाती है। मीनाक्षी, आप ये मानते हैं? मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है किसी की छवि को ऐसे लांछन लगाना। जी। हालांकि सर देखिए, आपने तो नाम नहीं लिया, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड है उसका, और शिकायत का भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे लेकर शिकायत पिछले साल 8 नवंबर को दी थी, और 2 अन्य की तरफ से भी दायर शिकायतों पर ही माधुरी बुच से फिर क्लैरिफिकेशन भी मांगा गया था, और सेबी की पूर्व प्रमुख बुच को 4 हफ्तों का समय दिया गया था इस पर जवाब देने के लिए। और जब उन्होंने जवाब दिया तो 7 दिसंबर 2024 को उन्होंने हलफनामे के थ्रू अपना जवाब दिया, और इसमें उन्होंने कुछ मुद्दे भी उठाए थे और आरोपों के बारे में स्पष्टीकरण भी दिया था। लोकपाल ने पिछले साल 19 दिसंबर को बुच और जो भी शिकायतकर्ता थे उनको मौखिक सुनवाई का अवसर देने का फैसला किया था, ताकि वो अपना पक्ष रख सके। और इस बीच हुआ क्या? इस बीच हुआ ये कि हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक ने इस साल जनवरी में कंपनी के बंद होने की घोषणा कर दी थी, जिसका जिक्र अभी शरद जी भी कर रहे थे। आलोक वत्स जी, देखिए मामला ऐसा है जिस पर भारत की राजनीति, कम से कम विपक्ष के आरोपों ने जबरदस्त तरीके से सरकार को भी घेरा, सरकार के काम करने के तरीके पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए। क्या आपको लगता है कि अब ऑपोजिशन के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए फुल स्टॉप लग जाएगा या लग गया है इस फैसले के बाद? देखिए मीनाक्षी जी, मेरे पूर्व के वक्ता ने जितनी सूक्ष्मता से और जितनी बारीकियों से एक एक चीज को एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है हम लोगों के लिए बहुत थोड़ा ही छोड़ गए हैं। पॉलिटिकल एंगल पर उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, नाम नहीं लिया। अबाउट द रिपोर्ट एंड ऑल गोइंग थिंग्स, एवरीथिंग ही हैज एक्सप्लेन्ड वेरी एक्सप्लेनेडली। मैं ये कहूंगा कि कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती है, ये बहुत पुरानी कहावत है। इफ यू थिंक दैट आफ्टर दिस Trinamool Congress and Congress will stop pointing fingers at us, then you are mistaken. They will still do it. They did it in Rafale. They did it for spying on the telephones. दोनों में उनको कोर्ट से झटका लगा, बट वो नहीं सुधरे। अब फिर ये हिंडनबर्ग पे इन्होंने लाके प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया, और सही कहा है कि once you are appointed at such a post, you have to declare everything that you have. और आपकी सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों से जब आपको क्लीन चिट मिलता है, then you are considered for that post. The same goes if you are in UPSC, if you have become an IAS or IPS, आपका पूरा रिकॉर्ड खंगालते हैं पीछे का, तब वहां से क्लीन चिट मिलने के बाद आपको ये जॉब ऑफर किया जाता है। And she had
जब उनको ये SM खानविलकर की 6 सदस्यीय टीम ने सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट किया और इन्होंने जो अपना जवाब हलफनामा में दिया, उसके बाद 1-to-1 करके भी इन्होंने जवाब दिया, तो कहीं से उनको कोई तथ्य नहीं प्राप्त हुआ जो इनके खिलाफ हो, तो मुंह की तो फिर खानी पड़ गई है। और जो मोहित्रा मैडम है, उनका खुद का तो इतिहास पर दाग लगा हुआ है, that she was taking money for raising questions in the parliament from various business houses. अभी उससे क्लीन चिट कहां मिला है? इट्स एन ऑनगोइंग केस। तो सही कहा उन्होंने कि शीशे के घर में रहने वाले दूसरे पर पत्थर फेंकने से परहेज करना चाहिए। यू आर योर सेल्फ इन द डॉक एंड यू आर ट्राइंग टू मलाइन अदर्स। ये कहाँ का रूल है? और भारतीय जनता पार्टी अडानी और अंबानी को लेकर बार बार ये लोग प्रहार करते आए हैं। As if we are their savior, we are their financer, whatever all, and they are growing tall because of us. ऐसी कोई बात नहीं है। पंकज, आपका मैं अब यहाँ पर रिएक्शन चाहूंगी। ये कुछ देर पहले मैं अभी ऑफ रिकॉर्ड भी बातचीत कर रही थी शरद जी के साथ, और मैं ये कह रही थी, देखिए एक अजीब सी परिस्थिति कम से कम देश में बन गई है पंकज, जहां पर हम ये देखते हैं बड़ी तेजी से, बड़ी तीव्रता के साथ में एलिगेशन लगाए जाते हैं, और उन एलिगेशन का आधार कुछ ना कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। और भारत में तो कम से कम अगर जहां से जिन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप देश के भीतर की राजनीति और यहां के मुद्दों को उछाल रहे हैं, वो कंपनी जाकर बंद हो जाती है और उसके रिकॉर्ड्स को लेकर अलग अलग तरह के वर्जन अभी सामने हैं। लेकिन ये जो परिस्थिति पैदा हो गई है कि आरोप लगाओ, बदनाम करो, और फिर 2-3 साल उसमें निकल जाएंगे, और उसके बाद फिर किसी दिन चुपके से वो कोई एक कंपनी बंद हो जाएगी, वो डॉक्यूमेंट इररेलेवेंट हो जाएगा, वो परिस्थिति, वो मुद्दा इररेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है पंकज? देश की वो प्राथमिकताएं जिन पर बात होनी चाहिए थी, वो प्राथमिकताएं सिरे से, डिस्कोर्स से गायब हो जाती हैं। आम जनता को आपने इन्वॉल्व कर दिया इन सब मुद्दों में। और मैं इसमें सिर्फ किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रही हूं, हालांकि आज कांग्रेस पर यहां सवाल उठ रहे हैं, लेकिन लार्जली ये एक स्थिति तो बनी गई है। इसमें नुकसान किसका हो रहा है पंकज? बिल्कुल मीनाक्षी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये एक इंक्रीजिंगली एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि अनसब्सटैंशिएटेड या फिर मीडिया के हलकों में किसी भी बात को, किसी मुद्दे को उछाल देना, और उस पर खुद मीडिया भी शोध करने लगता है, प्रोब करने लगता है, और फिर बाद में जाकर पता चलता है कि सब कुछ टाइम फिक्स और कुछ खास उसमें निकल नहीं। तो ये दोनों ही पक्षों की तरफ से मैं कहूंगा कि एक पॉलिटिकल टूल की तरफ इस्तेमाल किया जाने लगा है अभी। तो बहुत नई बात तो ये नहीं है, लेकिन एक बात जरूर मैं यहाँ पर कहूंगा कि बहुत कहावतें अंग्रेजी हिंदी में इसके लिए भी प्रचलित है। एक है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो लोकपाल को या फिर किसी भी प्रोबिंग बॉडी को अगर इस स्तर पर आरोप लगाए जाते हैं किसी भी पक्ष की तरफ से, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से हो, तो उसकी एक जांच जरूर होनी चाहिए, ताकि उसमें ये देख है कि कितना मेरिट है। क्योंकि ये हम लोग हाई प्रोफाइल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। शरद कोहली जी भी बता रहे थे कि बियॉन्ड डाउट होना चाहिए कुछ मुद्दों को। तो सीजर्स वाइफ की भी जो कहावत है कि शुड आल्सो बी अबव ऑल सस्पिशन, तो यहाँ पर अगर एक ड्यू डिलिजेंस करने की जरूरत होती है किसी भी मुद्दे में, तो मुझे लगता है कि उसकी एक जांच होनी चाहिए। क्योंकि एक चोरी की बात हम रपट नहीं लिखवा रहे हैं लोकल थाने में, हम बात कर रहे हैं मार्केट रेगुलेटर की, हम बात करते हैं बड़े बिजनेस हाउसेस। ठीक है सुरेंद्र जी, अभी ये आप बीजेपी के जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन्होंने जवाब दिया। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट शरद कोहली जी भी हैं, और उन्होंने भी जो पॉइंट्स हाईलाइट किए, लोकपाल अगर क्लीन चिट दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई आधार ही नहीं है, जांच का हम शिकायत भी करें, जांच भी करें, तो कोई आधार ही नहीं है, अनुमान है ये सारे। क्या कांग्रेस पार्टी, और स्पेसिफिकली अगर मैं कांग्रेस पार्टी के प्रमुख राहुल गांधी की अगर अभी बात करूं, तो जिस तरह से राहुल जी ने बीते 1 से 1.5 साल में इन मुद्दों को अपनी पॉलिटिक्स और सरकार को घेरने वाले विषयों में प्रमुखता से रखा है, अचानक से क्या वो मुद्दा आपके हाथ से चला गया? क्या आपके लिए ये विषय अब खत्म हो जाएगा आज की इस खबर के बाद? मीनाक्षी, एक बड़ा पुराना शेर था, कहते हैं लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, ये अखबार तुम्हारा है। अब इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। मीनाक्षी बुश के ऊपर जो, ये माधवी बुश के ऊपर जो
कार्रवाई हुई तो ये तो इस तरीके की है कि माधवी बुच ने माधवी बुच से कहा कि माधवी बुच के खिलाफ कार्रवाई करो। माधवी बुच ने माधवी बुच की कार्रवाई को असंवैधानिक बताया, कोई प्रूफ नहीं बताया। माधवी बुच ने माधवी बुच को बरी कर दिया। भाई आज की डेट में जो मुद्दे हमने उठाए थे उसमें किसकी जांच हुई? कोई बताएगा हमें किसकी जांच हुई है? अगर जांच हुई हो कि भाई जो ऑफशोर कंपनियां हैं जो जिसमें 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैसा गया था, जो बाकायदा दिखाई दे रहा है, मनी ट्रेल में दिखाई दे रहा है, वो गौतम अडानी के भाई का क्या नाम है, विनोद अडानी है, क्या नाम है उसका, उसकी जो कंपनियां चाहे ताइवान में हो, चाहे मलेशिया में हो, चाहे मॉरिशस में हो, उनकी अगर कोई जांच हुई हो तो कोई बताए। गौतम अडानी के खिलाफ या माधवी बुच के खिलाफ जो क्या नाम शिकायतें थी, उस शिकायतों पर कोई जांच हुई हो तो बताएं, कोई पेपर सामने करें। चूंकि आपको उन्हें क्या बोलते हैं बरी करना है तो कर दीजिए, लेकिन मैं एक बात जिम्मेवारी से कहता हूं कि हम संविधान वाले देश में रहते हैं। आज नहीं कल, और कल नहीं परसों आप भी देखेंगे मीनाक्षी, और हम जिम्मेवारी से कह रहे हैं निजाम बदलेगा, जांचें ईमानदारी से जांचें होंगी और कई आपको चौंकाने वाले खुलासे मिलेंगे। हम थोड़ी कह रहे हैं इस बात को। लेकिन एक बात ये बताइए सर, अगर मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि देश में एक सत्ता पक्ष है और एक विपक्ष है, और विपक्ष को भी अगर हम देखें तो देश के संघीय ढांचे में ऐसे राज्य हैं जहां पर आपकी सरकार है, संसद में आपके जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लोकसभा में वो भी बैठते हैं और उनका अपना रोल है, उनकी अपनी भूमिका है। तो ऐसे वक्त में कंप्लीटली ये कह देना कि यहाँ पर माधुरी बुच ही आरोपी हैं, उन्हीं का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो खुद ही इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और वो खुद अपने ऊपर फैसला दे रही हैं, सर आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड है? इसलिए क्योंकि पॉइंट 1, अगर लोकपाल ये कह रहे हैं कि हमें कोई आधार ही नहीं मिला है जांच का, ये मामला आगे जा ही नहीं सकता है, और ऊपर से जिस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर ये सारी बात हो रही थी सर, उसने वो कंपनी भी तो बंद हो गई ना इसी साल की शुरुआत में। वो फिर से वही हिंडनबर्ग बंद हो, चूल्हे भाड़ में जाए, हमारी कंपनी थोड़ी है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग तो अमेरिकन कंपनी है। नहीं, लेकिन आप उनकी रिपोर्ट पर तो भरोसा कर रहे हैं ना सर, उन्होंने जो रिलीज किया डॉक्यूमेंट, आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आप अपने देश की एजेंसी पे भरोसा नहीं कर रहे। हमने बिल्कुल भी उन पर भरोसा नहीं कर रहे। अगर हम उन पर भरोसा कर रहे होते तो हम अमेरिका में होते, हम क्यों भारतीय होते? हम तो भारतीय नियम पे, कानून पर भरोसा करेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट ने जो जांचें कही थी, आप लोग बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो चीजें मांगी गई थी, जो जांच की, वो जांच हुई क्या? माधवी बुच के, गौतम अडानी के रिश्तों की जांच हुई क्या? मैंने आपसे फिर पूछा, जो शेल कंपनियां थी जिनके जरिए वो पैसा लगाया गया था, उनकी जांच हुई क्या? आप जब पूरी जांच ही नहीं पॉइंट्स के, आपके दो मुख्य बिंदु आपके इस पूरे वक्तव्य में मैं समझ पाऊंगी। एक का जवाब मैं आलोक जी से लूंगी, दूसरे का जवाब मैं शरद जी से लूंगी। पहले शरद जी आपसे मैं ये जवाब लेना चाहती हूँ। सर देखिए, उन्होंने जो बातें की है उसमें कई टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं। इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हुई, किस हद तक उस पर भरोसा किया जा सकता है, ये एक अलग बिंदु है। और दूसरा पॉइंट ये जो इसके टेक्निकल मसले हैं, हाउ यू विल रिस्पॉन्ड टू दिस सर? देखिए, इसके इस सारे मुद्दे के दो एस्पेक्ट्स हैं। एक इस मुद्दे के आपने बिल्कुल ठीक कहा, टेक्निकल एस्पेक्ट है। दूसरा इसका एक राजनीतिक एस्पेक्ट है, जो हिंडनबर्ग, अडानी और मोदी जी और कांग्रेस के आरोप। हमारे राजपूत भी बहुत माननीय प्रवक्ता है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, तो मैं राजनीति से नहीं आता, मैं तो खाली टेक्निकल एस्पेक्ट पे आकर बता सकता हूं। कि मैं ये दोहराना चाहूंगा कि सेबी में जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है ऐसे ओहदे पर, तो आपको पूरे डिस्क्लोजर्स चाहिए होते हैं। दूसरा, उन्होंने एक बात और कही कि माधवी बुच के ऊपर इल्जाम लगा, माधवी बुच ने इन्वेस्टिगेशन करी, माधवी बुच ने बरी कर दिया। तो ये तो हमें जो सुनने में आया है कि लोकपाल जो कि एक एक्स जस्टिस हैं, उनकी और उनकी 6 मेंबर के पैनल ने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी है। तो जो तथ्य सामने आया, तो हम तो लोकपाल ऑफ इंडिया के ओहदे पर हम प्रश्न उठाएं, ये मैं तो नहीं करूंगा, उनको अधिकार है करने का। मैं तो लोकपाल अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन हम ये मान के चलते हैं कि उस इन्वेस्टिगेशन में जितनी बातें सुरेंद्र राजपूत जी ने कही, उन सब मुद्दों पर, उसमें जो ऑफशोर शेल कंपनीज थी, आईसीआईसीआई बैंक में उनका इंटरेस्ट था, उस पर बात हुई, धावल बुच साहब के जो ट्रांजैक्शन थे वगैरह वगैरह। और बाय द वे मैं ये भी बता दूं कि सेबी के चेयरमैन को अपने परिवार के लोगों के भी डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं, अपने नहीं करने होते खाली, उनके जो फैमिली के इमीडिएट मेंबर्स हैं उनके भी सारे डिस्क्लोजर्स मैंडेटरी होते हैं। तो हम तो लोग, मीनाक्षी, बड़ी सीधी सी बात है। देखिए, ये राजनीतिक बात तो वो आई एम श्योर वत्स साहब और राजपूत साहब वो पूरे सक्षम है।
मुझे ये पता है कि सेबी का अपॉइंटमेंट बिना डिस्क्लोजर के नहीं हो सकता। अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आपको कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं दी जाएगी। दूसरा, हिंडनबर्ग ने जितने भी इल्जाम लगाए, आज वो सारे इल्जाम अमेरिका में भी, मैं और कंपनियों को भी जानता हूं जिसमें हिंडनबर्ग जहां पर इन्वॉल्व Okay. था, उन्होंने अपनी दुकान बड़ी टाइमिंग से बंद करी, क्योंकि वो जॉर्ज सोरोस का जो सारा कनेक्शन था, जैसे ही ट्रंप साहब आए, ट्रंप राइट विंग के हैं, जैसे ही ट्रंप साहब आए वो लेफ्ट विंग की तरफ झुकाव था, जैसे ही आए उन्होंने फौरन अपनी दुकान को फटाफट बंद किया कि अब मेरी खैर नहीं है, मैं यहां से अपना बोरी बिस्तर बांध के चलूं। तो मुझे लग रहा है कि एक व्यक्ति जिसको खुद ही अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था, नेथन एंडरसन साहब हैं, जो कि आज पता नहीं अब कहां लापता हैं, वो अंडरग्राउंड है, कहां पर है उनका कुछ नहीं पता कहां पर है। तो मुझे लग रहा है जो व्यक्ति खुद ही अपनी दुकान बंद करके भाग गया, अगर उनमें सच्चाई होती मीनाक्षी, तो उनको अपनी दुकान खुली रखनी चाहिए थी, उनको अपना ऑफिस खुला रखना चाहिए था। हिंडनबर्ग आज भी होता। तो मैं तो प्रश्न उठाता हूं कि हिंडनबर्ग को बंद करने की क्या जरूरत पड़ी है? क्या वो डर गए कि हमारे ऊपर रिपब्लिकन गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी? तो सारे मुद्दे के देखिए तार एक जगह से दूसरे जगह जुड़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये सुरेंद्र जी, तारों हाँ। और ये मैं लोकपाल साहब की जो इन्वेस्टिगेशन है मैं तो उसको ट्रस्ट कर रहा हूं, बाकी उनको अधिकार है वो जो सब प्रश्न चिन्ह उठाए तो वो उनको पूरा अधिकार है। ठीक है आलोक जी, फटाफट पहले कांग्रेस पार्टी से जो सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं प्रवक्ता, उन्होंने जो भी पॉइंट्स सरकार के ऊपर भी उठाए, वो अभी कह रहे हैं कि जांच नहीं हुई है ठीक तरीके से कम जो आरोप थे उनका इन्वेस्टिगेशन तो करा लीजिए। कांग्रेस को कभी भी भारतीय एजेंसीज पर भरोसा नहीं है। ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट लेके जो एक तरीके से ब्लैकमेलर था, शरद कोहली जी ने इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनकी जो शॉर्ट सेलिंग पॉलिसी थी वो एक तरीके का ब्लैकमेलिंग था, और उसने खुद पैसा कमाया। लेकिन अगर वो इतना सत्य था और इतना ठोस था और इतना टेक्निकली सही था, व्हाई डिड ही क्लोज शॉप इन जनवरी? उसके रिपोर्ट को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, जबकि ऐसे ओहदों पर बार बार कोहली साहब ने कहा, ये थोड़ी देर से आए थे, और मैंने भी रिट्रेट किया है कि ऐसे ओहदों पर बहाल होने वाले व्यक्ति को पहले सारी एजेंसियों से क्लीन चिट लेनी पड़ती है और फुल डिस्क्लोजर करना पड़ता है अबाउट देयर एसेट्स एंड ऑल्सो लाइबिलिटीज। और लोकपाल एक 6 सदस्यीय टीम थी, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस एम.एम. खानविलकर के अंडर में, उन्होंने इसके सारे तथ्यों को खंगाला, और जब कहीं से उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कहा कि भाई इनके ऊपर कोई मामला नहीं बनता। ठीक है सुरेंद्र जी, तो उसके बाद ये सारी प्रक्रिया हुई है। देखिए वो जांच का बार बार हिंडनबर्ग चाहे लोकपाल की में भी राजपूत भाई ने वही किया था। ठीक है, जो इनके ऊपर जो खुफिया एजेंसी लग गई, इनके फोन टैप हो रहे हैं, वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं एक बार उनसे। हाँ सुरेंद्र जी, देखिए अभी आपने लोकपाल की जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए, उस पर उनका अपना एक जवाब है, लेकिन मैं यहाँ पे दूसरी बात पूछ रही हूँ सर। ठीक है, जांच से आगे बढ़ के बात करते हैं, पॉलिटिकल मुद्दे की ही बात करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अडानी, अंबानी, सूट बूट की सरकार और रफाल का मुद्दा, फिर आप इस मुद्दे को लेकर आए हिंडनबर्ग रिसर्च, ये मुद्दे क्या जनता की नब्ज को छूते हैं? क्या ये जनता की प्राथमिकता पर आधारित मुद्दे हैं? आपके लिए पॉलिटिकल पार्टी के रूप में इसका अपना एक महत्व होगा, मैं उससे इनकार नहीं कर रही हूं, और ये आपका प्रेरोगेटिव है, आपको किस इशू पर पॉलिटिक्स करनी है। लेकिन कंसिडरिंग जमीन पर जनता क्या सोच रही है, हिंडनबर्ग की टेक्निकलिटीज, इस रिपोर्ट का क्या आधार है, कि आपको लग रहा है कि इससे आपकी पॉलिटिक्स को फायदा मिल रहा है? मीनाक्षी, मैं लोकपाल पर भी जवाब दूंगा, लेकिन जो आपने दूसरा प्रश्न उठाया बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप जवाब सुनना चाहें और अगर आपके दर्शक इसको सुनना चाहें तो दो बातें बड़ी साफ है। नंबर एक, मैंने पहले ही कहा कि हिंडनबर्ग कोई हमारा नहीं, हमसे उससे क्या लेना देना। अब आलोक बत्सी जो चिल्लाते रहे, शरद भाई क्या नाम वहां के आदमी हैं, फाइनेंशियल जगत के आदमी हैं, इनको राजनीति से क्या लेना देना। मैं आपको बड़ी साफ 3-4 चीजें कहता हूं। पहली बात तो, राजनीति में हमें नफा हो या नुकसान हो, लेकिन जनता देश की लूटनी नहीं चाहिए। जैसे आज की डेट में, आप पता नहीं आलोक भाई क्या कहेंगे इस बात को, जिस तरीके से आज की डेट में ड्रीम 11, फलाना 11, ढिमकाना 11 जो ऑनलाइन जुआ चल रहा है, सरकार इस पे 800 से लेके 8,000 करोड़ रुपए का जीएसटी ले रही है, लेकिन लूट कौन रहा है? लूट रहा है आम आदमी। उसी तरीके से जो शेयर मार्केट का इन्फ्लेशन था, मैं शेयर मार्केट को नहीं जानता हूं, साफ से बता दो, ना मेरे पास 1 रुपए का शेयर है और ना मुझे तो ये काम ही टोटल गड़बड़ लगता है। अब आलोक भाई को अच्छा लगता होगा, बड़ी गाड़ी में बैठे हैं आलोक भाई, भले इंसान है, ये लोग अपना शेयर खेलते होंगे, हम तो खेलते नहीं।
ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि जिन चीजों से भी देश का निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग का पैसा साइफन होकर के कुछ ऐसी जगहों पे जा रहा है जहां पे अचानक से उसके पैसे की सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं है, तो उस बात को हमें उठाना पड़ेगा, उस जुए को, उस चीज को हमें उठाना पड़ेगा। उससे हमारा लाभ हो या हानि हो, चूल्हे भाड़ में जाए, हमारा सामाजिक सरोकार है। अब आप आ जाइए हिंडनबर्ग। सर ये और आदर्शवादी ऐसे बात है सर, सामाजिक सरोकार, सिर्फ सामाजिक सरोकार की बात नहीं होती ना सर। फिर सुन लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी बहुत सत्ता में नहीं आएगी तो फिर क्या बात है? मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, हमने आजादी के आंदोलन में 100 साल इंतजार किया, सत्ता में के लिए नहीं, आजादी के लिए इंतजार किया, और जब आजादी मिली तो सत्ता हमें मिली। आप बात समझिए। तो हम इस बात को लेकर के बात नहीं कर रहे। बात को लेकर के अगर आप टीम ड्रीम 11 के पक्ष में खड़ी हो तो आप खड़ी हो, हमारा विरोध है, ठीक है ना। अब आप आ जाइए, अब आइए सुप्रीम कोर्ट पर। आप लोकपाल की तो सारी बातें सब लोग कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में धज्जियां उड़ेंगी अभी आपकी, क्योंकि जिस चीज का आपको जांच करना है वो चीज जांच नहीं किया आपने। जो सवाल हमारे हैं उन सवालों पर कोई वो नहीं। आज की डेट में शरद भाई कह रहे हैं कि ऑफशोर कंपनियों की सारी जांच हो गई। अरे जांच हो गई, आप ही की कंपनियां, आप ही के लोग बोल रहे हैं कि वो पैसा 20,000 करोड़ कहां से आया, किसका आया, क्या आया। वो तो हिंडनबर्ग नहीं कह रहा। हिंडनबर्ग से हमें क्या लेना देना। आलोक वत्स साहब हिंडनबर्ग को हमारे वो करे, भैया हिंडनबर्ग तो आपका हो सकता है आलोक भाई आपका रिश्तेदार हो, हमारा तो है नहीं रिश्तेदार। नहीं, लेकिन वो सर आपके ऊपर माधवी बुच भी हो सकता है आपकी सवाल रिश्तेदार हो। सुनिए एक मिनट, माधवी बुच भी हो सकता है इन्हीं की रिश्तेदार हो, लेकिन मैं तो एक चीज जानता हूं, मैं भी और आलोक भाई भी या आप भी, अगर हमारा पैसा असुरक्षित होगा तो हम सवाल उठाएंगे, चाहे हम सर। लेकिन वो तो इंटेंट पर, शिकायत करने वाले की इंटेंट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं ना। महुआ मोइत्रा ने अगर ये शिकायत दी तो उन पर तो खुद ये एलिगेशन आ गया कि वो पैसे लेकर सवाल पूछ रही हैं, या वो सवाल पूछने के पीछे उनके अपने हित हैं। तो जब शिकायत करने वाले पर ही जब ये इस तरह के आरोपों की छाया है, तो फिर अब इंटेग्रिटी तो फिर सबके सवालों के घेरे में ये पहले से ये तो स्क्रिप्टेड है। ये तो हमेशा ही कहा जाता है कि जो आदमी महुआ मोइत्रा को, हाँ, मैं सुन लीजिए ना, कहते हैं कि सच्ची बात कही थी मैंने, लोगों ने सूली पे चढ़ाया। महुआ मोइत्रा हो या अन्य कोई लोग हों, जो लोग भी क्रूसेडर्स होंगे, उनके खिलाफ चरित्र हनन का भी पहला प्रयास होगा। और चरित्र हनन में औरत के साथ में महिला आप भी हैं मीनाक्षी, सबसे पहला आपके चरित्र पर सवाल, दूसरा आपके पैसे पर सवाल उठाया जाता है। महुआ मोइत्रा की बैकग्राउंड भी तो आप देखिए, क्या वो पैसे लेकर के सवाल पूछेगी? आप समझिए मेरी बात को। तो मैं आपसे बड़ी साफ साफ बात कहता हूं, अभी ना कुछ खत्म हुआ है और न ही अभी कुछ खत्म होगा। हिंदुस्तान के संविधान के कांग्रेस पार्टी इस मामले को आगे परस्यू करेगी? बिल्कुल करेगी, पूरी तरीके से करेगी। जिम्मेवार है, कानूनी रूप से भी करेगी, कानूनी ही रूप से करेगी। और कोई रूप हमारे पास नहीं है, और कोई हमारी पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। ठीक है, हम आपसे बताएं, हम तो कानूनी ही रूप से करेंगे, और हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। मैं पंकज के पास जाना चाहूंगी। पंकज देखिए, अभी तक के डिस्कशन में 2-3 बातें जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता है, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें लोकपाल की जांच पे भरोसा नहीं है। उनसे मैं सवाल पूछ रही हूँ कि महुआ मोइत्रा की इंटेग्रिटी पर सवाल उठ गए इसलिए कि वो पैसे लेकर के सवाल पूछ रही हैं। तो जो शिकायत करता है वो भी आरोपों के घेरे में है। माधुरी बुच को लोकपाल ने क्लीन चिट दे दिया है। अब इन सब के बीच पंकज, जो लोग आज इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो क्या मैसेज लेकर जाएंगे? जनता को सच इस देश में कैसे पता चलेगा? बिल्कुल मीनाक्षी, और मुझे लगता है यही वो रीजन होता है और यही वो टैगलाइन है जिसको लेकर जनता तक सही संवाद पहुंचाने का जो एक जिम्मा मीडिया उठाती है कि सच क्या है, और एटलीस्ट उसको परखने की कोशिश दोनों पक्षों की या तीनों पक्षों की बात रखें, उसको पूरा करना चाहिए। इंक्रीजिंगली इस तरह का फैड, इस तरह का ट्रेंड बनता जा रहा है कि अगर आप इन संस्थानों को या प्रो गवर्नमेंट पॉलिसीज को अगर आप चैलेंज करते हैं या उसके नैरेटिव को चैलेंज करते हैं, तो आप पर ही सबसे पहले उंगली उठाई जाती है। मीडिया भी कहीं ना कहीं उसमें संलग्न नजर आता है, और साथ ही साथ आपको प्रूव करनी पड़ती है अपने उन तथ्यों को, जो कि आवश्यक तो जरूर है, लेकिन उसको आउट ऑफ कोर्ट भी टेस्ट से गुजारा जाता है। ये एक ट्रेंड बन चुका है। अगर आप किसी पर भी सवाल उठाएं तो आप देशद्रोही हो जाते हैं, आपको पाकिस्तान का रास्ता भी देखने को मिल जाता है।
और साथ ही साथ बहुत तरह के आरोप भी लगते हैं। ट्विटर की ट्रोलिंग तो अलग चीज है। मेरा पॉइंट बस इतना है मीनाक्षी यहां पर कि लोगों तक बात पहुंचाने के लिए एक रोबस्ट ऑपोजिशन का भी होना जरूरी है और रोबस्ट सिस्टम का भी होना जरूरी है, जहां पर Yes. इन सवालों को, जैसा मैंने कहा अभी, किसी पैनलिस्ट ने कहा था कि देखिए सेबी पर जब आपकी या इस तरह के इंस्टीट्यूशंस में जब आपकी भर्ती होती है तो काफी बैकग्राउंड चेक किया जाता है। बैकग्राउंड चेक तो और भी अन्य संस्थानों में किया जाता है, बैकग्राउंड चेक तो आर्म फोर्सेज में भी किया जाता है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे नाम और कुछ ऐसे फेसेस आ रहे हैं जो कि स्पाइंग केसेस में पकड़े जा रहे हैं। बैकग्राउंड चेक तो मंत्रियों का भी किया जाता है, पद और गोपनीयता की उनको शपथ दिलाई जाती है, लेकिन घोटालों में उनका नाम आ जाता है। सवाल ये उठता है कि जब आप एक चाहे वो फॉरेन एंटिटी हो चाहे नेशनल एंटिटी हो, लेकिन अगर उस पर सवाल उठाया जा रहा है तो उसको रफा दफा कर देना किसी भी मुद्दे में, सिर्फ सेबी के केस में ही नहीं, कितना लाजमी है और क्या सीरियसनेस इसको दिखाता है। ये बात होगी कि लोकपाल का सीधा कह देना कि अनसब्सटैंशिएटेड है, फ्रिवोलिटी पे डिपेंड करता है। ये एक मुझे लगता इंपॉर्टेंट है पॉइंट है पंकज, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहूंगी। और आलोक जी देखिए सर, ये आरोप तो सरकार पर बार बार लग ही रहे हैं सर, और अभी की बात नहीं है, लंबे समय से लग रहे हैं कि आप लोग सवालों से ऊपर हैं। सवाल ना पूछे जाएं आपसे, सवाल ना पूछे जाएं, मुद्दों के जवाब ना मांगे जाएं, और अगर सवाल पूछ लिए जाएं XYZ कोई भी इशू हो तो सामने वाला देशद्रोही बन जाता है, सामने वाला सनातन विरोधी बन जाता है, धर्म विरोधी बन जाता है। और ये आरोप आपकी पार्टी के कई बड़े नेता लगा देते हैं सवाल पूछने वालों पर। सर जवाबदेही तो सरकार की ही होती है ना, सवाल तो सरकार से ही पूछे जाते हैं। ये परिस्थिति क्यों बदल गई है इस देश में, या सिर्फ बीजेपी के लिए बदल गई है? देखिए, ये आपका कहना सही है। अपोजिशन का काम ही है, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत अपोजिशन का होना भी नितांत आवश्यक है, नहीं तो आदमी डिक्टेटोरियल हो जाता है। और अपोजिशन का काम है एक्सपोज, डिपोज एंड प्रपोज, लेकिन यहां पर जो अपोजिशन है ये एक्सपोज करके फिर डिपोज और प्रपोज में नहीं जाता है, वहीं पर इसकी गाड़ी अटक जाती है। और वो जो गाड़ी अटकती है तो उसमें तथहीन आरोप आते हैं, जिसको बाद में फाइंडिंग्स के बाद पता जाता है कि जी इस आरोप में कहीं कोई दम नहीं है। ये आपने राफेल में देखा, ये आपने स्पाइंग जब कर रहे थे कि सारे टेलीफोन हमारे टैप हो रहे हैं, उस केस में देखा। और अब आप देख रही हैं ये हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के थ्रू जो ये सेबी के चीफ पर जो उंगली उठाई गई थी। तो ये एक नहीं है, इसमें कितने ऐसे केसेस आए हैं कांग्रेस के जो ठीक है। तथहीन साबित हुए हैं। हालांकि सर मैं और पर्सनली राहुल मानती गांधी हूँ को कि सेबी जैसे एक दो मसले, बार माफी भी मांगनी अगर पड़ी है। सेबी की विश्वसनीयता पर, सेबी की क्रेडिबिलिटी पर अगर सवाल खड़े हो रहे हैं तो कम से कम एक बिग पिक्चर पर बात जरूर होनी चाहिए थी, ताकि ऐसे सवाल और ऐसे आरोपों के लिए आगे के समय के लिए एक मिसाल कायम हो। सुरेंद्र राजपूत जी, क्लोजिंग रिमार्क्स सर आपसे। मैं दो चीजें बड़ी साफ साफ कहना चाहता हूं। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी का काम है अपने लोगों को आउट ऑफ द वे जाकर के बचाना। मीनाक्षी, विजय शाह को ये बचाते हैं जिन्होंने सेना की वर्दी के ऊपर दाग लगाया, महिला के सोफिया कुरैशी को, आतंकियों की बहन का, उसको बचा रहे हैं आज भी, आप देखिए। और प्रोफेसर अली खान को जेल भेजते हैं। तो ये इनके चरित्र के दोहरेपन का, दोगलापन कहूंगा तो गलत होगा, चरित्र के दोहरेपन का वो है। अटकाते हैं, भटकाते हैं, लटकाते हैं। आज राफेल की बात कर रहे हैं कि राफेल में कुछ नहीं। अरे भाई चिंता मत कीजिए, समय आने दीजिए, करोड़ों रुपए की बेईमानी खुलेगी। पिगैसिस में मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप जिम्मेवारी से अगर कह सकते हो कि पिगैसिस हिंदुस्तान में नहीं लिया गया या आपने विरोधियों के खिलाफ नहीं, तो आज तक सरकार का मौन है। तो आप सरकार के मौन को आप अपने हिसाब से अपनी तरफ ले, चूंकि आप सत्ताधारी लोग हैं, विपक्ष में नहीं कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन भरोसा कीजिए, मीनाक्षी पूछो, गौतम अडानी हो, या देश में जिस तरीके से भी ये गलत काम हो रहे हैं, गलत काम करने वाले बचेंगे नहीं, क्योंकि हमारे देश का संविधान बहुत मजबूत है। राफेल से लेकर के और माधवी बुश तक सबके साथ न्याय होगा और कठोरता से न्याय होगा, सिर्फ समय का इंतजार कीजिए। ठीक है शरद जी, क्लोजिंग रिमार्क्स लूंगी सर संक्षेप में। इस पूरे इशू ने सर डेंट किसको किया है? देखिए जब हिंडनबर्ग का मामला आया था तो इन्वेस्टर्स वेल्थ करीब 10 लाख करोड़ उड़ गई थी उस समय। और मैं समझता हूं हिंडनबर्ग अपनी इस मिशन में कामयाब रहा, क्योंकि यही वो चाहता था कि मार्केट गिरे, अडानी के शेयर्स गिरे।
पर मैं, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत जी शेयर मार्केट से नहीं जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस बात को बड़ी ऑनेस्टली स्वीकार किया है, तो मैं सिर्फ यही स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में जब भी कोई इन्वेस्टर का लॉस होता है, तो जो व्यक्ति शेयर मार्केट में आता है वो मेंटली प्रिपेयर होके आता है कि अगर कोई शेयर मार्केट खबरों पे चलता है, फंडामेंटल्स पे चलता है, हमारी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उसने 10 करोड़ से ऊपर लोगों को नौकरी इस समय दी हुई है, तो हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड को सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं और निवेशकों का पैसा उसमें लगता है। तो मैं समझता हूं कि निवेशकों के पैसे के साथ खिलवाड़ कोई भी करे, चाहे हिंडनबर्ग हो चाहे कोई भी हो, ये कतई बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और ये मुझे खेद है इस बात का कि एक झूठे प्रोपेगेंडा, हिंडनबर्ग जैसी कंपनी ने हमारी शेयर मार्केट में से 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन उस टाइम उड़ा दिया था। मुझे इस बात का खेद है, हालांकि कुछ काफी हद तक वो बाद में रिकवर हो गया, पर एक बार को वो नुकसान जरूर हुआ। जो लोग बेच के निकल गए उन लोगों की जमा पूंजी खून पसीने की गई। तो मैं समझता हूं आगे से सरकार को देखना चाहिए कि इस प्रकार का कोई हमला भारतीय वित्तीय संस्थानों पर होता है, भारतीय कॉर्पोरेट वर्ल्ड पर होता है, तो उसके लिए नियम बनाए, कानून बनाए। और कौवा कान ले गया, पहले कौवे के पीछे भागने से पहले कान देख ले कि लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं। वेरी वेल सेड। आज वैसे पूरे शो में काफी सारी कहावतों का जिक्र आया और बहुत से मुहावरों का भी जिक्र आया, लेकिन ठीक है, भाषा समृद्ध होनी चाहिए, अच्छी बात है। मुद्दों के जरिए अगर ऐसा भी हो रहा है तो ये भी एक तरह की मैसेजिंग। आई होप कि दर्शक जो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े अलग अलग पहलू इस केस के समझ पाए हों, और सभी पैनलिस्ट का भी बहुत धन्यवाद अपना समय और व्यूज हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।